नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। दरअसल मामला अमेरिका से जुड़ा है और वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र से। दरअसल अमेरिका के ट्रेड एडवाइज़र जो हैं पीटर नवारो, वो ये कहते हैं कि भारत में जो तेल खरीदी का मामला है रूस से, उसमें ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है और वो नाम गिनाते हैं अडानी, अंबानी, उसके साथ गोदरेज, बिरला। अब ये उनकी नासमझी है या गलत सूचना है या कोई साजिश? दरअसल रूसी तेल के जरिए भारतीय उद्योगपति तो मुनाफा कमा रहे हैं। जाहिर है कि जो उद्योगपति धंधा कर रहा है वो पैसे कमाएगा, और अगर उद्योगपति पैसा कमा रहा है तो वो पैसा भारत के अंदर ही है। इसका मतलब कि देश पैसा कमा रहा है। लेकिन उनके जो एडवाइज़र हैं वो कहते हैं ट्रंप साहब के कि ये ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है। ये कोई चाल है क्या कि भारत के भीतर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई माहौल पैदा करने की? क्योंकि कांग्रेस एक काम तो कर रही है कि वो समाज को जातियों में बांट रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना कराकर। अब ये एक नई चीज़ आ गई है। मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन 2-3 वाक्यों में कहें तो पहले अमेरिका ने टारगेट किया अडानी को, और उसके लिए हिंडनबर्ग एक एजेंसी है, एक संस्था है जो बहुत उद्योगपति को टारगेट करके बदनाम करती है, और बाद में वो उद्योगपति उद्योग से ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनका एक तरह से दिवालिया हो जाते हैं। 2 बार उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन दोनों बार अडानी बच गए। इसके बाद जॉर्ज सोरोस एक बदनाम नाम है जो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत में मोदी की सरकार को गिराने के लिए अरबों रुपए खर्च करेंगे। इसके बाद भी भारत में ना तो सरकार गिरी, ना अस्थिरता आई। ये इसके साथ साथ नई चीज़ है कि भारतीय उद्योगपतियों को ब्राह्मण कहा जा रहा है, और इसको हम बचकाना नहीं मान सकते, क्योंकि कोई देश का अगर ट्रेड एडवाइज़र बोल रहा है अमेरिका का, तो वो सब चीज़ों को सोच समझ के बोल रहा है। इसके बाद देश के भीतर एक और काम चल रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं। इसके पहले ईवीएम मशीन पर मामला था। तो सब चीज़ों को अगर एक साथ करके देखेंगे, कड़ियाँ जोड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और देश का भाग्य है, सौभाग्य है कि वो उससे एक एक करके निकलता जा रहा है। लेकिन साजिशों का अंत नहीं हो रहा है। ये भी एक किस्म का ड्रोन अटैक हम कह सकते हैं, जो विचारधारा का है, और उससे भारत बच रहा है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि ये जो झूठ की इंतहा है, आखिर ये कहाँ तक जाएगी और अमेरिका इसमें कितना रोल प्ले करेगा। विस्तार से करेंगे चर्चा। स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हैं, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं जूम पर राजनीतिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सिंह साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ जी। दरअसल ये जो झूठ की इंतहा का सिलसिला है, ये अभी आगे कितना चलेगा पता नहीं, लेकिन जितना चल चुका है, अगर भारत कमज़ोर होता, अगर भारत में सरकार कमज़ोर होती, यानी राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, तो शायद देश बांग्लादेश की तरफ जाता, जो बांग्लादेश में अराजकता आई थी, श्रीलंका में आर्थिक दिवालिया हो गया था, उस तरफ चला जाता, अगर देश का शासन मजबूत हाथों में नहीं होता। अगर जनता ने स्पष्ट बहुमत किसी को न दिया होता तो हम दुर्गति को प्राप्त होते। अलग बात है कि जॉर्ज सोरोस की बहुत कोशिश करने के बाद भी बीजेपी पूर्ण बहुमत तो नहीं पा पाई थी। पिछले चुनाव में 240 वोट उसके सांसद जीत कर आए थे, जो समूचे विपक्ष से ज़्यादा थे। तो कह सकते हैं कि भारत का भाग्य भी है, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती भी है, मतदाताओं की समझदारी भी है, और देश के जो हुक्मरान हैं वो भी बहुत इस मामले में मजबूत है। आपकी राय, ये जो झूठ की इंतहा है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। राघवेंद्र जी, ये जो बौखलाहट है ट्रंप प्रशासन की, ये और बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद नहीं थी कि 50% टैरिफ के बाद भारत खड़ा रह पाएगा, भारत रजिस्ट करेगा। ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि भारत बहुत जल्दी सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जिस तरह से मोदी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, और इसके उलट एक जो ब्रिक्स है, इसमें चीन और रूस की प्रधानता है, और ये डॉलर के विरुद्ध में एक संगठन है,
तो इसको और मजबूत करने के लिए वो और नमक गले में नमक छिड़कने के लिए चीन चले गए। चीन के साथ हमारे जो संबंध थे वो सुधरने लगे। रूस व्लादिमीर पुतिन भी आया, इससे उनकी जो बौखलाहट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप देखिए कि पहले ये काम जो नवारो साहब ने जो काम किया है, ये भारत में सामाजिक स्तर पे अस्थिरता पैदा करने की रणनीति है। और ब्राह्मण वाला जो फैक्टर है, ये नवारो साहब को तो पता था नहीं, ये भारत से फीडबैक गया है। और भारत से राहुल गांधी के जो ओवरसीज अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, वो अमेरिका में बैठे हैं। तो उनने जिस तरह जो ब्राह्मण वाला कार्ड खेला है, इससे ये लगता है कि भारत की आंतरिक विपक्ष की जो राजनीति है, जो देश को जातियों में तोड़ना चाहती है, उसके फीडबैक के आधार पर उन्होंने बयान दिया है। ये बयान खुद नवारो साहब का नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले ये काम, यानी आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड को इस काम के लिए लगाया था अमेरिका ने। लेकिन बौखलाहट का अंदाज ये है, आलम ये है कि खुद जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस है वो खुद इसमें कूद गया है। जो भारत पाक में युद्ध विराम करवाने के लिए जो दावे है डोनाल्ड ट्रंप के, ये इस पूरे रणनीति के पीछे ये एक कारण है। लेकिन इसके अलावा भी कारण एक और है कि ट्रंप प्रशासन, खासतौर से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, भारत को कूटनीतिक दबाव में लेने की कोशिश तभी से कर रहा है जब जो अपने बाइडेन साहब थे, जो निज्जर का हत्या हुई थी और जो पन्नू की हत्या का प्रयास हुआ था, उसमें बड़ी बढ़ चढ़ के अमेरिका ने हिस्सेदारी की थी। उसके पीछे ये था भारत को कूटनीतिक दबाव मिले। असल में हुआ क्या है कि अमेरिका बहुत दिनों से इंतजार में था कि चीन और भारत के बीच में जो झड़प गलवान में हुई थी, ऐसी कोई झड़प और हमें वो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का रोल था, वही रोल वो चीन के मामले में भारत का देखना चाहते थे। लेकिन भारत ने इस मामले में बड़ी सतर्कता के साथ, खासतौर से मोदी सरकार ने बड़ी सतर्कता के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जो संतुलन बना के चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखा और किसी किस्म की झड़प नहीं होने दी। तो इससे अमेरिका बहुत बौखला गया और अमेरिका को लगने लगा कि भारत खुद तो लड़ना नहीं चाहता और हमारे यहाँ से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ले रहा है। तो उस फैक्टर पे उनका एजेंडा फेल होता हुआ नजर आया। इस वजह से उनने ये जो ब्राह्मण वाला फैक्टर डाला है भारत के सामने, वो खासतौर से भारत की जनता के सामने और खासतौर से भारत का जो दलित पिछड़ा है उसे ये संदेश दिया है कि जो तेल का खेल है रूस के साथ, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, ये ब्राह्मणों का फायदा, जबकि इसमें ब्राह्मण कहीं है ही नहीं है। सिंह साहब, एक चीज और मैं उससे जोड़ूंगा कि ये भी बार बार पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि तेल जब घटी दरों पर आपको मिल रहा है तो भारत में फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम सरकार क्यों नहीं कर रही, ये भी बात कही जा रही है ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि सरकार तो पैसे मुनाफा कमा रही है लेकिन जनता को महंगाई से बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये बात भी कांग्रेस ने बहुत कई बार दोहराई है, राहुल गांधी ने भी इसका उल्लेख किया है कि जब सस्ता तेल है तो फिर देश में डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है। तो मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन नागेंद्र जी, दो चीज़ें इसमें और निकल कर आती है। एक तो ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने को लेकर 30-32 बार ये कहना कि मैंने कराया, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, सीधी डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन आया और हमने उनकी जो आग्रह था, जो प्रार्थना थी, उसको हमने स्वीकार किया। एक बात। दूसरी बात, अब वो बार बार कहते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, इसके बाद भारत उस टैरिफ वार से डरा नहीं। अभी आज की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत अमेरिका से अपने टैरिफ कम करने को तैयार है, लेकिन इसमें अब देरी हो चुकी है, भारत ने ये देर से फैसला किया है। इसमें भी झूठ है, भारत ने ये बिल्कुल नहीं कहा होगा। अगर ये कहा होता तो भारत सरकार इस बात को बोलती कि हम अमेरिका के सामानों से टैरिफ कम करने को तैयार है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो झूठ की इंतहा है, जो झूठ की हद है, ये अमेरिका जैसा देश कर रहा है। पाकिस्तान तो कई बार कर चुका है, हर युद्ध के बाद वो कहता है कि हम हारे नहीं, हम तो जीत गए। अभी की हम ताज़ा बात करें तो भारत ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टिका दिया, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान ने जुलूस निकाले, उनका जो सेनाध्यक्ष है उसको फील्ड मार्शल बना दिया और ये कहा कि हम तो जीत गए, हमारी बढ़त थी। तो ये जो झूठ का मामला है, ये झूठ का पुलिंदा भारत पर एक के बाद एक कई बार फेंका जा रहा है, लेकिन भारत का भाग्य और देश की सरकार जो इसको बचा रही है। आपकी राय?
देखिए राघवेंद्र जी, इस बारे में तो कोई शक शुबार नहीं है कि जो देश आर्थिक प्रगति की सीढ़ियां लगातार चढ़ते हैं, जो तकनीकी तौर पे लगातार अपने आप को बहुत जल्दी उन्नत करते हैं, ऐसे देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तथाकथित मुखिया हैं कुछ देश, वो लगातार साजिशें रचते हैं कि किस तरह उन देश की सरकारों को अस्थिर किया जाए, किस तरह कुछ लोगों को लिया जाए अपने समर्थन में और वहां स्थिरता बनी रहे। हमारे आसपास के देशों में हम श्रीलंका और बांग्लादेश इसका उदाहरण देख सकते हैं, बहुत निकट में हम देखते हैं। जी। अभी जो पिछले कुछ समय से घटनाक्रम चल रहा है, मैं उसको एक अलग तरीके से देखता हूं। मैं ऐसा मानता था कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो देश है जो जब भी उसके अंदरूनी हालातों में कुछ उथल पुथल होती है तो उसके हुक्मरान अपनी जनता का पूरा ध्यान भारत की तरफ बांट देते हैं। वर्तमान हालात में मुझे अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार भी कुछ उसी तरह की नजर आ रही है। जी। आप देखिए कि अभी पहली तिमाही आई है हमारी, इसमें हमारी जीडीपी 7.8% रही है, जबकि आईएमएफ और विश्व बैंक का अंदाजा भी 6.5% से ज्यादा का नहीं था। जी। पहली बात। दूसरी बात, जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, कभी वो टैरिफ लगाते हैं, कभी पीछे हटते हैं, फिर कभी टैरिफ लगा के वो बार्गेनिंग की तरफ आते हैं, जिसे उनकी खुद की अमेरिकी जो केंद्रीय अदालत है उसने उसे अवैध ठहराया है। अमेरिका की दिग्गज निवेश कंपनी है जेफरीन। जेफरीन ने अपने बयान में कहा है कंपनी ने कि भारत पर जो बेहताशा टैरिफ थोपा गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की निजी खुन्नस है और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए इसे घातक बताया है। और इवन उन्होंने तो आगे बढ़ के जेफरीन कंपनी ने तो ये भी कहा है कि ये वाशिंगटन के वैचारिक दिवालियापन की निशानी है। अब आप देखिए उनके उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में ट्रंप साहब कहते हैं कि मेक इट अमेरिका ग्रेट अगेन की जो मुहिम है उसे आगे भविष्य में ले जाने की जिम्मेवारी उनकी है, वेंस की है। और वेंस ने अभी कुछ कहा कि अगर कोई अनहोनी होती है तो वो राष्ट्रपति पद का को संभालने के लिए तैयार है। जी। उनके खास सलाहकार रहे, अभी कुछ दिन पहले तक गलबहियां थी उनमें, और वहां के प्रमुख उद्योगपति थे जो स्टारलिंक्स वाले, उन दोनों के बीच में। एलन मस्क की और बात आप देखिए जी। हाँ कि किस तरह थोड़े ही समय में उनमें दोनों में तनाव की खबरें आ गई। पीटर नवारो ने जो कहा है, वो पीटर नवारो भी एक तरीके से उनका भोंपू है। उन्हें समझ में नहीं आ रही ट्रंप को कि मैं हालातों को कैसे स्थिर करूं, मैं दुनिया पे कैसे नियंत्रण करूं। इस बौखलाहट में उनके जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ बौखलाहट भर है। पीटर नवारो ने जो कहा, और पीटर नवारो ने सिर्फ यही नहीं कहा, इससे ही तरह उन्होंने मोदी को कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के वो एक महान नेता है। मोदी साहब की में और चीनी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन की जो एससीओ में मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये विश्व के लिए जो स्थिरता है उसके लिए खतरा उन्होंने उसे बताया है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है साथ के साथ कि जो ये टैरिफ लगते हैं, टैरिफ हम इसलिए लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत भी हमारे उत्पादों पर टैरिफ लगाता है और अपने हमें उसके बाजार में उतनी घुसने की या व्यापार करने की उतनी खुले रूप से अनुमति नहीं है। नागेंद्र जी, भारत में तो बाजार एक लाइन और कहूंगा मैं आखिर में, आप ये देखिए कि जब ये कहते हैं, उसके इतर विदेश मंत्री वहां के मार्को रूबियो कहती कि भारत और अमेरिका की साझेदारी गहरी और स्थायी है, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। तो आप ये देखिए ना कि उन्हीं में आपस में एक राय नहीं। तो ये तो एक राय नहीं, लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, भारत ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। दुनिया के, रमेश शर्मा साहब, दुनिया के 40 देशों में भारत अब व्यापार करने की तैयारी कर रहा है। और ये आज नहीं, ये अंदेशा भारत सरकार को पहले से था कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कुछ जरूर साजिश करेंगे, तो पहले से ही भारत ने तैयारी कर रखी थी। जहां तक कॉटन की बात है, रेयान की बात है, तो अब जो कपड़ा यूएस जाता था उसको इंग्लैंड में एक तरह से निर्यात करने की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया है। चीन ने भी कहा, रूस ने भी कहा कि हमारे बाजार खुले हुए हैं। तो अमेरिका ने दरवाजे बंद किए हैं या टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने दुनिया के 40 देश इसके लिए खोज लिए हैं। मैं एक दो चीज़ और जोड़ूंगा इसमें कि एक तो भारत की अंतरिक्ष में जो सफलताएं हैं उससे अमेरिका डरा हुआ है। इसके अलावा जो भारत शस्त्रों के बाजार में अपनी धमक पैदा कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस के जरिए हो, अग्नि के जरिए हो या तेजस के जरिए हो, इसके जरिए या आकाश मिसाइल के जरिए, और वो सब चीज़ें इस 3 दिन के पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने साबित कर दिया कि हमारा जो हथियारों का मामला है वो सबसे दुनिया में श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। आपकी राय, जो अमेरिका झूठ की इंतहा कर रहा है, झूठ की हदें पार कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका भारत से थोड़ा सा अलर्ट भी था और भारत से वो चढ़ने भी लगा था। जी। और उसके 3 कारण हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हमने देखें तो हमने जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में हमने जो विकास किया है, तो इससे पहले पूरे दुनिया भर के उपग्रह नासा के द्वारा अधिकांश देशों के उपग्रह स्थापित होते थे। जी। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी डेवलप की जो नासा से सस्ती पड़ती है। नासा के विशेषज्ञों ने भी हमसे समझी है कि किस प्रकार ये सस्ती पड़ती है। अब दुनिया के 14, 13, 15 देशों के लगभग 300 से ज़्यादा, पिछले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा उपग्रह भारत के इसरो ने लॉन्च किए। तो इससे कहीं ना कहीं एक अमेरिका की एक आमदनी खत्म हुई। दूसरा, भारत अब हथियारों का निर्यातक भी बना। पहले भारत हमारे यहाँ बंदूक की गोली से लेकर के तोप तमंचे तक सब आयात होते थे। अब भारत अपनी बहुत सारी जरूरत पूरी अपनी करने लगा। हालांकि अभी सारे हम पूरे तो उत्पादन नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें हम करने लगे और हम निर्यात करने लगे। इस निर्यात का प्रभाव भी अमेरिका पर पड़ा जा करके। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा, इस समय पूरी दुनिया जो लेन देन करती थी वो डॉलर में लेन देन करती थी। ब्रिक्स देशों के बाद से और यूरोपीय देशों के बाद से भारत ने ये संपर्क किया कि जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें चीन भी है, जिसमें ईरान है, इसमें और कई देश हैं। भारत का ये कहना था कि अगर हम व्यापार करते हैं तो हम अपनी और आपकी मुद्रा में व्यापार करें। तो चीन ने इस बात को सबसे पहले कहा कि ठीक है, हमारी और आपकी मुद्रा में हम व्यापार करें। तो इससे डॉलर थोड़ा सा किनारे हुआ, और डॉलर किनारे अगर होगा तो डॉलर के रूप में जो कमीशन अमेरिका को मिलता था वो बंद हुआ। तो ये जो बहुत सारी चीजें, और अब जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, अब हम चौथे पर हैं और अगर यही गति बनी रही तो हम तीसरे पर पहुंच सकते हैं। तो उससे भी अमेरिका कहीं ना कहीं चिढ़ा और वो भारत की इसको रोकना चाहता है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ 2 प्रकार का अभियान चला रखा है। इस प्रकार अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस और उसकी जो पूरी की पूरी टीम है वो भारत में ऐसी संस्थाओं को फंडिंग कर रहे हैं जो भारत में सामाजिक अशांति पैदा करती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता बदल की, बांग्लादेश में सत्ता बदल की, वही अभियान कहीं ना कहीं वो यहां चला रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक विद्वेष फैलाना। अब उन्होंने ये ब्राह्मण शब्द का नाम लिया। जैसा कि रमेश सिंह जी ने भी कहा, हमारे जितने व्यापारी हैं, वो टाटा हो, वो बिरला हो, वो अंबानी हो, वो अडानी हो, जितने व्यापारी हैं उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, सारे के सारे। लेकिन अब उन्होंने योजना पूर्वक जिस तरीके से वामपंथी और अंग्रेज मिलकर के ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान चलाते थे, उसके पीछे उनको सनातन परंपराओं को, सनातन समाज का तोड़ना है। समाज जो है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से मानवता चलती है। जैसे प्रकृति किसी एक धुरी पर चलती है, धरती एक धुरी पर घूमती है, सूर्य एक धुरी पर घूमता है, सारा सौरमंडल किसी न किसी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार समाज किसी धुरी पर घूमता है। पूरा का पूरा जो मिशनरी ईसाई समाज है वो पादरी और चर्च पर घूमता है। इसी तरीके से जो पूरा मुस्लिम समाज है वो इमाम और उलेमा के आसपास घूमता है। सनातन समाज एक जमाने में ब्राह्मण और पुरोहित के आसपास घूमता था। तो जिस तरीके से वामपंथियों ने डिवाइड एंड रूल की तरीके से, और जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि यहाँ वर्ण संघर्ष होगा, तो वो जो पैदा करने के लिए वो जो अटैक है, वही अटैक की झलक उन्होंने ब्राह्मण का नाम ला करके लिया। सामाजिक अशांति फैले। और जो लोग बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गांव में रहते हैं, शिक्षित नहीं हैं, वो ये नहीं जानते कि अडानी कौन है और अंबानी कौन है, टाटा कौन है, बिरला कौन है, तो उन सब पर ब्राह्मणों के विरुद्ध ज्यादा नफरत हो, ताकि सनातन, इस समय जो सनातन की जागृति पूरे भारत में है, ये जागृति ना हो। तो सामाजिक अशांति फैलाना, आर्थिक अवरोध पैदा करना और औद्योगिक गतिरोध पैदा करना, ये अमेरिका का पूरा षड्यंत्र है। इसकी झलक मुझे इस वक्तव्य में दिख रही है। एक चीज और है शर्मा साहब कि कहीं ना कहीं भारत के लोग भी उनका टूल किट बन गए हैं। जो जॉर्ज सोरोस चाहते हैं, जो हिंडनबर्ग चाहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर चाहते हैं, वो भारत की पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकार के खिलाफ खड़ी हैं वो उनको लेकर आगे निकल जाती हैं। ईवीएम मशीन को लेकर, अब वोट चोरी को लेकर, फिर अडानी को लेकर, ये जो चीजें चल रही है, एक उद्योगपति के पीछे पड़ जाना, मतलब कोई आपका निहित स्वार्थ है। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, वो पिछले 2 साल से अडानी को टारगेट कर रहे हैं। आप अडानी को टारगेट करें, लेकिन कितने बार करेंगे, तो कोई आपका उनसे निजी खुन्नस है आपकी, और उसके चलते आप भारतीय उद्योग जगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस उद्योग जगत को नुकसान पहुंचाने से अडानी का नुकसान तो कम होगा, देश का नुकसान ज्यादा होगा।
और यही इसमें अमेरिका चाहता है। जी चाहता हूं, इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, ये सरासर बिल्कुल झूठ प्रचार करना। मुझे आप ये बताइए, उनकी कोई अडानी जी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कांग्रेस की अडानी से दुश्मनी होती तो राजस्थान में जिन दिनों कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जिन दिनों कांग्रेस सरकार थी, वो अडानी को अपने यहाँ क्यों आमंत्रित करती? अभी कर्नाटक सरकार ने अडानी को आमंत्रित किया। तो कुल मिलाकर के केवल भ्रम फैलाना, झूठ की राजनीति। पिछले अगर 4 वर्षों में देखें, दुनिया के 15-17 देशों की सत्ता बदली है केवल झूठे प्रचार से। पाकिस्तान में इमरान की सत्ता कैसे बदली, बांग्लादेश की सत्ता कैसे बदली? कांग्रेस कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी इसमें खिलाफ है और वो देश के उद्योगपतियों को बदनाम करना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि ये विदेशों की साजिश के एक तरह से टूल किट बन गए हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हैं, उनकी पार्टी कुछ और करती है। पार्टी की जो सरकार जिन राज्यों में, वहां अडानी को काम मिल रहा है, उनको ठेके मिल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसके खिलाफ पूरे देश में एक भ्रम फैला रहा है। इसी पर हमारी चर्चा है कि दरअसल ये जो सारा मामला है, सामाजिक विद्वेष, औद्योगिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। अभी खड़गे साहब ने बोला है कि 6 महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। जब इस सरकार ने शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है। तो पहले दिन से इस सरकार को अस्थिर करने की बात हो रही है। जब सरकार अस्थिर होती है तो देश कमजोर होता है। देश कमजोर जब होगा तो फैसले मजबूती से नहीं ले पाएंगे। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ पहलगांव की घटना के बाद सरकार ने सख्ती के साथ फैसला किया कि सबक सिखाया जाए। अगर सरकारें कमजोर होगी तो फिर ये डिसीजन मुश्किल होंगे। रमेश सिंह जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ जी सिंह साहब, आपसे कह रहा हूं मैं। राघवेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप की इस अजूबता के मद्देनजर अमेरिका का जो बौद्धिक वर्ग है वो उनके विरुद्ध हो गया है। आप देखिए, जॉन बोल्टन, पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके बाद निक्की हेल, इन दोनों ने, इन दोनों के अलावा बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से बुद्धिजीवियों ने ट्रंप की आलोचना की है। अच्छा, इसके बाद अदालत ने जो टैरिफ है इसे आगे घोषित किया। तो कहीं ना कहीं अभी की प्रशासन को भी ये लगने लगा है कि जो मामला वो हाथ से बहुत चलने लगा है। तो हो सकता है ये अदालत के माध्यम से, जैसे उन्होंने भी ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत महान नेता है, वो जान रहे हैं कि अगर ये मामला इस तरह हाथ से चलता गया तो अमेरिका के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है वो खतरे में बढ़ जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी अमेरिका की है वो सब 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, वो बिना भारत के पूरी हो नहीं है। तो अगर ये भारत इस तरह से चीन की तरफ और रूस की तरफ चला गया तो इंडो पैसिफिक जियो स्ट्रेटेजी पूरी तरह फेल हो जाएगी। इसलिए अमेरिका के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव पड़ने लगा और डोनाल्ड ट्रंप हाथ पैर मार रहा है कि किस तरह से मामले को संभाला जाए। मामला बहुत बुरी तरह से हाथ निकल गया है, लेकिन उसे संभालना किस तरह से उसे संभाला जाए ये उनके अब समझ में नहीं आया। लेकिन रमेश सिंह जी, दरअसल सारा मामला ये है कि अब अमेरिका अपनी नीति को लेकर घबराहट में है, उनके भीतर उनकी आलोचना हो रही है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी समस्या, वो जैसे चाहे निपटे, लेकिन सबसे खास बात है कि हमारे यहाँ आस्तीन के सांप बहुत है। अगर अमेरिका कुछ चाहता है तो उसकी जो चाहत है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एनजीओज भी हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और लीडर भी हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। सरकार तो अपने हिसाब से निपट लेगी, लेकिन अगर आस्तीन के सांप आपने उनको काबू में नहीं किया तो दिक्कतें हो सकता है कि बढ़ जाए। हालांकि इसकी संभावना नगण्य है, लेकिन आप देखिए कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा तो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि एनडीए जो है वो उसमें टूटा ना रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि 6 महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो जनता में ये भ्रम कि सरकार अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है, ये कोशिशें हो रही है। नागेंद्र जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, देखिए, कुछ ऐसी जमात है जो विदेशी इशारे पे भी यहाँ उनके इशारों पे, उनकी कठपुतली बनने को, उनके इशारों पे नाचने के लिए तैयार रहती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इस देश की सारी आबादी चाहे उच्च शिक्षित ना हो, शिक्षित ना हो, लेकिन राजनीतिक समझ और राजनीतिक शिक्षित इस देश में जितने लोग हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं मिलेगा। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि विपक्षी दलों ने ईवीएम का मुद्दा 10 साल तक उठाए रखा, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पे उन्हें क्या सफलता मिली है। जहां तक एसआईआर का मुद्दा, आप अब एसआईआर पे या वोट चोरी पे आ गए, आप इसका भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, ईवीएम का मुद्दा हो या वोट चोरी का, एसआईआर का मुद्दा हो, इसमें आपको जनता के प्रदर्शन कहां देखने को मिले? आप मुझे बताइए कि ईवीएम के लिए कोई एक रिपोर्ट दिखाइए मीडिया की 500 लोगों ने निकल के प्रदर्शन किया हो।
क्योंकि ईवीएम के जरिए अगर वोट चोरी हो रही थी तो जनता के वोट चोरी होने थे ना, तो जनता उस पर प्रदर्शन करे। जहां तक एसआईआर का मामला है या वोट चोरी का मामला है, उस पर बल्कि कितने लोग निकलते हैं? नागेंद्र जी, 500 लोगों का भी प्रदर्शन नहीं हुआ नागेंद्र कहीं, जी, ईवीएम तो के उनका मुद्दा है ही नहीं आम जन का। नागेंद्र जी, ईवीएम के पहले वोट चोरी होते थे, बूथ पर कब्जे होते थे, फायरिंग होती थी और धड़ाधड़ एक तरह से वोट डलते थे। वो ईवीएम ने बंद किया है। उसके बाद ईवीएम को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें हुई है, लेकिन अब वोट चोरी का जरूर एक प्रयास चल रहा है। ये भी मुझे लगता है कि कितना आगे चलेगा समय बताएगा, लेकिन अभी इसमें स्थितियां वैसी नहीं है जैसी विपक्ष चाहता था। आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं शर्मा साहब की तरफ आऊंगा। नागेंद्र जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे आम जन में है। असल में दिक्कत ये है कि मुख्य विपक्षी दल जो एक कोर कोटरी से घिरे हुए उनके जो सलाहकार है, वो पता नहीं उन्हें मुख्य मुद्दों से हटके किस तरह के मुद्दे सुझाते हैं, या कहीं वो भारतीय मुद्दों को समझते हैं और बेवजह इनको उठाते हैं। उठाते हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। उसका कुल मिलाकर जो अमेरिका झूठ की इंतहा पे चल रहा है, वही चीज भारत के कई राजनीतिक दल कर रहे हैं जो झूठ की इंतहा पे जा रहे हैं। शर्मा साहब, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। निश्चित रूप से इस समय जो ग्रुप बन रहा है भारत का, चीन का और रूस का, ये अगर वाकई ग्रुप बन गया और इसमें अगर चीन ने दगा नहीं किया, क्योंकि चीन की एक स्वभाव भी रहा है, वो हाथ तो मिलाता है, मीठा तो बोलता है, लेकिन पीठ पे मारता है। अगर चीन ने दगा नहीं किया तो ये एक बड़ी शक्ति के रूप में से उभरेंगे। और जो अमेरिका की दादागिरी रही है पिछले 100 वर्षों में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आप देख लें कि अमेरिका की दादागिरी रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा। तो कह सकते हैं कि देश भर में जो कुछ है वो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत को कई तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर बार, मैं एक पुरानी कहावत है, हम सब जानते, गांव से वास्ता रखते हैं, अखाड़े में जैसे पहलवान तेल लगा के निकलता है, उतरता है, तो कई बार वो दुश्मन जो पहलवान होता है उसकी पकड़ से छूट जाता है। तो भारत की सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी एक तरह से तेल लगा के निकली है। वो ना तो अमेरिका की पकड़ में आ रही है, ना चीन की पकड़ में आ रही है। दोस्ती रूस से बहुत तगड़ी है। हमारे यहाँ DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब साजिशें, झूठ की इंतहा कितनी भी हो, भारत को पकड़ नहीं पाएंगे और हम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं शर्मा जी आपका साधुवाद करता हूँ, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।